नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक के पाठ्यक्रम में से पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू का जीवन परिचय। मुझे इस बात को स्पष्टतः स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि समाजवाद ने विश्व के समस्त सामाजिक ढांचे को ही धीरे धीरे प्रभावित कर लिया है और मतभेद केवल समाजवाद की पूर्ण प्राप्ति की गति और विकास के साधनों पर ही है। यदि भारत को अपनी निर्धनता और असमानता दूर करनी है तो भारत को समाजवाद और लोकतंत्र का रास्ता अपनाना होगा। यद्यपि इसके लिए वह अपने तरीके निकाल सकता है और इस आदर्श को अपनी प्रतिभा के अनुकूल डाल सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में 1929 में दिए गए एक भाषण का अंश मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। भारत के गौरवशाली पुत्र जवाहरलाल नेहरू ने सन 1948 में महात्मा जी की मृत्यु के बाद भारत के सर्वमान्य नायक का स्थान प्राप्त किया। जबकि हम सभी यह जानते हैं कि स्वाधीनता से पूर्व और स्वाधीनता के पश्चात वह भारतीय राजनीति के केंद्र बिंदु रहे हैं। अपनी मृत्यु और स्वतंत्रता के पूर्व ही महात्मा जी ने घोषणा कर दी थी कि जवाहरलाल नेहरू उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगे। गांधी जी ने एक बार उनके संबंध में कहा था, वे नितांत उज्जवल हैं और उनकी सच्चाई संदेह से परे हैं। राष्ट्र उनके हाथों में सुरक्षित है। भारतीय जनता में व्यक्तिगत लोकप्रियता की दृष्टि से गांधी जी के अतिरिक्त अन्य कोई भी भारतीय नेता श्री नेहरू के समकक्ष नहीं ठहरता था। मृत्यु के कुछ वर्ष पहले एक विशेष मनोस्थिति में उन्होंने अपने संबंध में कहा था, यदि कोई व्यक्ति मेरे संबंध में सोचना पसंद करे तो मैं उसे कहना चाहूँगा कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने संपूर्ण मन और मस्तिष्क से भारतीय जनता को प्रेम किया और इसके बदले में भारतीय जनता ने भी उसे अपना अपार प्रेम प्रदान किया। 14 नवंबर 1889 के दिन जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ। वे देश के प्रसिद्ध वकील मोतीलाल नेहरू और स्वरूप रानी की संतान थे। श्री मोतीलाल नेहरू ने वकालत में अपार धन अर्जित किया था और गांधी जी के संपर्क तथा राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश के पूर्व उनका जीवन विलासिता का जीवन था। जवाहरलाल नेहरू का बचपन आनंद भवन के वैभव और विलास में बीता था, लेकिन प्रारंभ से ही वे गंभीर और चिंतनशील नजर आने लगे थे। उनका घर धन धान्य से भरपूर था। 16 वर्ष की आयु तक उनकी शिक्षा और अध्ययन घर पर ही हुआ। बड़े बड़े अंग्रेज अध्यापक उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए आया करते थे। सन 1905 में उन्होंने इंग्लैंड के प्रसिद्ध हैरो स्कूल में भर्ती करवाया गया। स्कूली शिक्षा समाप्त के बाद 1907 में उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में प्रवेश लिया। विज्ञान में ऑनर्स की परीक्षा उत्तीर्ण कर वे वकालत की शिक्षा के लिए लंदन आए और 1912 में उन्होंने बैरिस्टरी की परीक्षा पास की। विद्यार्थी जीवन में नेहरू संकोची स्वभाव के थे और उनके समस्त शिक्षा काल में किन्हीं विशेष उपलब्धियों का उल्लेख नहीं मिलता। अपने शिक्षा काल में ही श्री नेहरू वेब दंपति सिडनी और बैट्रिस वेब के फैबियन समाजवाद से प्रभावित हुए।
सन 1912 में भारत आए। उन्होंने वकालत शुरू की, लेकिन वकालत का जीवन उन्हें बहुत प्रोत्साहन भरा अनुभव नहीं दे सका। संभवतः इंग्लैंड में रहते हुए ही उन्होंने भारत के सार्वजनिक जीवन में भाग लेने का निश्चय कर लिया था। अतः सन 1912 में ही उन्होंने बिहार के बांकीपुर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। उन्हें यह अधिवेशन फीका, अत्यंत साधारण और राजनीति की अपेक्षा अधिक सामाजिक अधिवेशन लगा। 1916 में वे कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के समय गांधी जी के संपर्क में आए और दृष्टिकोण संबंधी समस्त भेदों के बावजूद गांधी जी और उनके बीच निरंतर प्रगाढ़ और आत्मीय होते चले गए। सन 1918 में उन्हें कांग्रेस महासमिति का सदस्य चुना गया। महायुद्ध में भारतीय नेताओं और जनता ने ब्रिटिश सरकार का भरपूर सहयोग किया, लेकिन इसका उत्तर अंग्रेज सरकार ने रॉलेट एक्ट और जलियांवाला हत्याकांड से दिया तो देश में शासन के विरुद्ध एक बेचैनी ने जन्म लिया और पंडित जी भी इससे अछूते न रह सके। 1919 में उन्होंने निकटवर्ती किसानों के दुखों को दूर करने के लिए गांवों की यात्रा की। इस यात्रा से उन्हें देश और देश की जनता को समझने का अवसर मिला। अब उन्हें कष्ट सहने की पूरी आदत पड़ चुकी थी। 1920 में महात्मा जी द्वारा संचालित असहयोग आंदोलन में पिता पुत्र अर्थात मोतीलाल जी नेहरू और जवाहरलाल नेहरू दोनों ने हिस्सा लिया। मोतीलाल जी नहीं चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू राजनीति में प्रवेश करे, लेकिन जब वे पुत्र के निश्चय को बदल नहीं पाए तो स्वयं भी विलासिता और आराम का जीवन त्याग कर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। नवंबर 1921 में शासन ने कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित कर दिया और 6 दिसंबर 1921 को उन्हें अपने पिता के साथ बंदी बनाकर 6 मास के कारावास का दंड दे दिया। इसके साथ ही नेहरू की जेल यात्राओं का अंतहीन सिलसिला प्रारंभ हो गया। कुल मिलाकर उन्हें 9 बार नज़रबंद किया गया और अपने जीवन में 9 वर्ष से अधिक समय उन्होंने कारावास में बिताया। चोरा चोरी कांड के संदर्भ में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तब मोतीलाल जी तथा जवाहरलाल जी को यह निर्णय उचित नहीं लगा। 1922 में वे सर्वसम्मति से इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने अपने इस कार्य को पूरी लगन और आत्मविश्वास के साथ संपन्न किया। 1925 में उन्होंने नगर पालिका की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया। 1926 में वे स्विट्जरलैंड चले गए। 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में जिनेवा में आयोजित साम्राज्यवाद विरोधी सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिला और वे इस सम्मेलन में सह अध्यक्ष चुने गए। 1927 में ही वे सोवियत सरकार के निमंत्रण पर रूस की यात्रा पर गए। उन्होंने समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत रूस की प्रगति देखी। इसी प्रगति से वे प्रभावित हुए और सोवियत रूस से एक नई अंतर्दृष्टि लेकर भारत लौटे। 1927 तक के अंत तक वे कांग्रेस के यौवन उत्साह और विद्रोह के प्रतीक बन चुके थे। देश की स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य बना चुके थे। 1928 में उन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। 1928 में ही उन्होंने लखनऊ में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन किया, जिसके कारण उन्हें पुलिस की लाठियों के प्रहार सहने पड़े। 1929 में लाहौर अधिवेशन में वे कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और कांग्रेस ने उनकी अध्यक्षता में ही औपनिवेशिक स्वराज्य के स्थान पर पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित किया। इसी प्रकार 1936, 1937, 1946 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस सार्वजनिक जीवन के क्रम में उन्हें पारिवारिक शोक उठाने पड़े। 1931 में उनके पिता और 1936 में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। गांधी जी द्वारा संचालित सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930
से लेकर 34 में वे अग्रणी रहे। 1936 में बिहार में भूकंप से पीड़ित जनता की उन्होंने भारी सेवा की। 1938 में उन्हें राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष चुना गया। 1939 में उन्होंने चीन की यात्रा की और 1940 में उन्होंने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का उन्होंने पूरी ताकत और शक्ति के साथ समर्थन किया और आंदोलन में भाग भी लिया। 1945 में वे शिमला सम्मेलन में सम्मिलित हुए। इसी वर्ष उन्होंने आज़ाद हिंद सेना के सैन्य कर्मचारियों की रिहाई में भी भाग लिया। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार की प्रस्तावना के समय वे गवर्नर जनरल की परिषद के उपाध्यक्ष बने और उन्हें परराष्ट्र विभाग का कार्यभार सौंपा गया। भारत के लिए संविधान निर्माण का कार्य भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा के द्वारा ही किया जाए। राष्ट्रीय आंदोलन के काल में वे इस बात पर सबसे अधिक बल देते थे और उनके द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया, जो बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। श्री नेहरू संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के अध्यक्ष थे और संविधान निर्माण के समस्त कार्य का वास्तविक रूप से नेतृत्व नेहरू और पटेल ने ही किया था। 1947 तक वे पंडित नेहरू के जीवन परिचय से कुछ बातें नितांत स्पष्ट हो जाती हैं। पहली बात तो है कि इंग्लैंड में अध्ययन, पारिवारिक संपन्नता, पत्नी की लंबी बीमारी और कुछ अन्य कारणों से पंडित नेहरू को विश्व के विभिन्न देशों की यात्रा करने और पूंजीवादी तथा साम्यवादी दोनों ही व्यवस्थाओं को निकट से देखने के जैसे अवसर प्राप्त हुए, वैसे अवसर राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़े अन्य किसी भी नेता को प्राप्त नहीं हुए थे। इस बात से उनके समस्त दृष्टिकोण में व्यापकता, उदारता और संतुलन को जन्म देने का कार्य किया। दूसरी बात, श्री नेहरू जी को महात्मा गांधी का स्नेह और विश्वास संपूर्ण अंशों में प्राप्त था। महात्मा गांधी नेहरू जी को अक्सर हमारा अंग्रेज कहकर पुकारा करते थे। तीसरी बात, गांधी जी के बाद वे देश के सबसे अधिक लोकप्रिय नेता थे। 1947 में उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया और लगातार टिल डेथ वे भारत के प्रधानमंत्री रहे। 27 मई 1964 को उनका देहावसान हुआ। 1950 में सरदार पटेल की मृत्यु के बाद कांग्रेस और देश की राजनीति में उनके नेतृत्व को चुनौती देने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। लगभग 2 सदियों की परतंत्रता के बाद स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले इस देश के सम्मुख राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र की अनेक समस्याएं थीं। पंडित नेहरू के नेतृत्व में देश इन समस्याओं को हल करने की ओर आगे बढ़ा और उसने विकास की दिशा में कुछ फासले तय किए। पंडित नेहरू ने लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया, देश को राजनीतिक स्थायित्व प्रदान किया। उन्होंने भारत की विदेश नीति को एक नई दिशा प्रदान की। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एशियाई अफ्रीकी जागरण का शंखनाद किया। उन्होंने भारतीय विदेश नीति को गुटनिरपेक्षता की नीति प्रदान की। सन 1962 में चीन द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण ने पंडित नेहरू को भारी आघात पहुंचाया, लेकिन जन समर्थन के आधार पर वे इस आघात को भी झेल गए और चीन की चुनौती ने नेहरू को अधिक यथार्थ बना दिया। इस प्रकार हमने पंडित नेहरू के जीवन परिचय का अध्ययन किया। आइए अब हम जानते हैं उनके द्वारा की गई रचनाओं के बारे में। विश्व इतिहास की झलक 1934, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, आत्मकथा 1936, एन ऑटोबायोग्राफी, भारत की एकता, द यूनिटी ऑफ इंडिया 1941, भारत की खोज 1947, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कुछ अन्य भी उनकी रचनाएं थी,
जैसे सोवियत रशिया 1928 एंड लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर 1929, India and the World 1936, The Question of Language 1937, 18 Months in India 1936, China, Spain and the War 1940, Towards Freedom 1941, A Bunch of Old Letters 1950। इसके अतिरिक्त उनके भाषणों के संग्रह बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, जवाहरलाल नेहरू स्पीच 4 वॉल्यूम में है तथा उनके वाङ्मय का संकलन सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू 8 खंडों में है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो व्याख्यान में नेहरू के जीवन परिचय के साथ साथ उनके द्वारा रचित ग्रंथों के बारे में जानकारी हासिल की। इन पुस्तकों में नेहरू के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचार अभिव्यक्त हुए हैं। इन पुस्तकों के आधार पर ही नेहरू के विचार और दर्शन को समझा जा सकता है। धन्यवाद।